राजकोट से मोहनदास शांति निकेतन की ओर गए। वहां शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने उन पर अपना ढेर सा प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। वहीं पर गांधी जी की भेंट काका साहेब कालेलकर से पहले हुई। शांति निकेतन में उनके मंडल को अलग से ठहराया गया था। यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे और फीनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते कराते थे। गांधी जी ने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। उनके पुराने दिनों के कई साथी उस समय वहां थे। उनका विचार तो शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता को ये मंजूर न था। वो मुश्किल से वहां 1 हफ्ता रहे होंगे कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का तार मिला। पूरा शांति निकेतन शोक में डूब गया। सब उनके पास संवेदना प्रकट करने आए। मंदिर में विशेष सभा की गई। ये गंभीर दृश्य अपूर्व था। वो उसी दिन पत्नी और मगनलाल गांधी को साथ लेकर पूना के लिए रवाना हुए। बाकी सब लोग शांति निकेतन में रहे। पूना पहुंचने पर गोखले की अंतिम क्रिया आदि संपन्न करके वो सब इस चर्चा में लग गए कि अब सोसाइटी किस प्रकार चलाई जाए और गांधी जी को उसमें सम्मिलित होना चाहिए या नहीं। गोखले के जीते जी उनके लिए सोसाइटी में दाखिल होने का प्रयत्न करना आवश्यक न था। ये स्थिति उन्हें भी पसंद थी। भारतवर्ष के तूफानी समुद्र में कूदते समय उन्हें कर्णधार की आवश्यकता थी और गोखले से बेहतर कर्णधार कौन हो सकता था। उनकी छाया में वो सुरक्षित थे। सोसाइटी की गतिविधियों पर लंबी चर्चा हुई और अंत में गांधी जी ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद गांधी जी को रंगून जाना था। वहां जाते हुए श्री भूपेंद्र नाथ बसु का निमंत्रण पाकर वो कलकत्ते में उनके घर पर रुके। वहां तो बंगाली शिष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई थी। उन दिनों वो सिर्फ फलाहार ही करते थे। ये जानकर कलकत्ते में जितने प्रकार का सूखा और हरा मेवा मिला वो सब इकट्ठा किया गया था। उस घर की स्त्रियों ने रात भर जागकर पिस्तों वगैरह को भिगोकर उनके छिलके उतारे थे। ताजे फल भी जितनी सुघड़ता से सजाए जा सकते हैं सजाए गए थे। गांधी जी और उनके साथियों के लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार किए गए थे। वो इस प्रेम और शिष्टाचार को तो समझे, लेकिन 1-2 मेहमानों के लिए एक पूरे परिवार का सारे दिन व्यस्त रहना उन्हें बहुत बुरा लगा। पर इससे बचने का उनके पास कोई इलाज न था। एक दिन की मेहमान नवाजी के बाद उनकी यात्रा आगे बढ़ी। रंगून जाते समय स्टीमर में वो डेक के यात्री थे। अगर श्री बसु के यहाँ अथाह प्रेम की मुसीबत थी तो स्टीमर में अप्रेम की मुसीबत थी। डेक के यात्री के कष्टों का उन्होंने बुरी तरह अनुभव किया। नहाने की जगह तो इतनी गंदी थी कि उनके लिए वहां खड़ा रहना भी कठिन था। पखाने तो नर्क के कुंड बने हुए थे। उनके लिए ये असुविधाएं भयंकर थीं। वो तुरंत जहाज के अधिकारी के पास पहुंचे पर कोई सुनवाई न हुई। यात्रियों ने खुद अपनी गंदगी से डेक को गंदा कर डाला था। वो जहां बैठे होते वहीं थूक देते, वहीं सुरती के पीक की पिचकारियां चलाते और वहीं खाने पीने के बाद बचा हुआ कचरा डालते थे। बातचीत से होने वाले कोलाहल की कोई सीमा न थी। सब कोई अपने लिए अधिक से अधिक जगह घेरने की कोशिश करते थे। कोई किसी की सुविधा का विचार तक न करता था। वो स्वयं जितनी जगह घेरते थे, सामान उससे अधिक जगह घेर लेता था। ये 2 दिन की यात्रा गांधी जी के लिए बड़ी घबराहट में बीती। रंगून पहुंचने पर उन्होंने अपने एजेंट को सारा हाल लिख भेजा। लौटते समय भी वो डेक पर ही आए, पर उनके लिखे पत्र के और डॉक्टर मेहता के प्रबंध के कारण पिछली बार से अधिक सुविधा से लौटे। सन 1915 में हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था। उसमें जाने की उनकी कोई खास इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्हें महात्मा मुंशी राम जी के दर्शनों के लिए जाना था। कुंभ के अवसर पर गोखले के भारत सेवक समाज ने एक बड़ी टुकड़ी भेजी थी। उसका प्रबंध भी श्री हृदयनाथ कुंजरू के जिम्मे था। डॉक्टर देव भी उसमें सम्मिलित थे। उनका ये प्रस्ताव था कि इस काम में मदद करने के लिए गांधी जी भी अपनी टुकड़ी लेकर आए। शांति निकेतन वाली टुकड़ी को लेकर मगनलाल गांधी उनसे पहले ही हरिद्वार पहुंच गए थे। रंगून से लौटकर गांधी जी भी उनसे जा मिले। कलकत्ते से हरिद्वार पहुंचने में उन्हें खूब परेशानी उठानी पड़ी। गाड़ी के डिब्बों में कभी कभी रोशनी तक नहीं होती थी। सहारनपुर से तो यात्रियों को माल के या जानवरों के डिब्बों में ही ठूस दिया जाता था। खुले बिना छत वाले डिब्बों पर दोपहर का सूरज तपता था। नीचे निरे लोहे का फर्श था। कुंभ का दिन आया। उनके लिए वो धन्य घड़ी थी। वो यात्रा की भावना से हरिद्वार नहीं गए थे। तीर्थ क्षेत्र में पवित्रता की तलाश में भटकने का मोह उन्हें कभी नहीं रहा, किंतु वहां पर आए 17 लाख लोग पाखंडी नहीं हो सकते थे। इसमें असंख्य लोग पुण्य कमाने के लिए, शुद्धि प्राप्त करने के लिए आए थे, इसमें कोई शंका न थी।
ये कहना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है कि इस प्रकार की श्रद्धा आत्मा को किस हद तक ऊपर उठाती होगी। पर गांधी जी सब तरह के विचारों का आदर करना जानते थे, जाकी रही भावना जैसी। श्रद्धानंद जी की इच्छा थी कि वो हरिद्वार में बस जाएं। कलकत्ते के कुछ मित्रों की सलाह बैजनाथ धाम में बसने की थी, पर गांधी जी का मन अहमदाबाद में रमता था, सो वहीं चल दिए। इसके कुछ समय बाद सन 1915 के मई महीने की 25 तारीख के दिन सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। अगले भाग में आश्रम और उससे जुड़ी बातों की जानकारी होगी। आप भी हमारे साथ बने रहें।